चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसने आने वाले कल की नींव रखी थी। ये कहानी है चंपारण सत्याग्रह की। एक ऐसी घटना जिसने एक वकील को महात्मा बना दिया और डरे सहमे किसानों को हीरो। जरा सोचिए उस बेबसी के बारे में। एक किसान जो अपनी ही जमीन पर दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं। यही चंपारण की दर्दनाक हकीकत थी और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो इस पूरी क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले उस जुल्म की जड़ों तक जाना जरूरी है जिसने इसे जन्म दिया, यानी नील की खेती का जुल्म। तो ये जो सिस्टम था, इसका नाम था तिनकठिया प्रथा। मतलब सीधा सा था कि हर किसान को अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के 3/20वें हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। अब इससे हो क्या रहा था? एक तो जमीन बंजर होती जा रही थी और दूसरा किसान गरीबी के एक ऐसे जाल में फंस रहे थे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। तो देखिए, मसला बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे किसान जो कह रहे थे हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज बागान मालिक जिन्हें सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, मुनाफा चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर आए। पर कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण भी निकलती है। देखते हैं कि ये किरण कहां से आई। और ये किरण थे राजकुमार शुक्ल, एक साधारण से किसान, लेकिन इरादे फौलादी। उन्होंने ठान लिया था कि वो ये जुल्म और नहीं सहेंगे। उन्होंने एक वकील के बारे में सुना था जो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ लड़कर भारत लौटे थे। बस शुक्र जी उन्हें ढूंढने निकल पड़े, इस उम्मीद में कि शायद वही इन किसानों को इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और अपने साथ लाते हैं विरोध का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा तरीका। तो गांधी जी चंपारण आए। उन्होंने अपनी आंखों से वहां के किसानों की बुरी हालत देखी। जाहिर है ब्रिटिश हुकूमत को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें फौरन जिला छोड़कर जाने का हुक्म सुना दिया गया। लेकिन गांधी जी ने बड़ी शांति से उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। ये जो बात उन्होंने कही, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब दमन के सामने कोई नहीं झुकेगा। डरने के बजाय उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो ये सिर्फ कह लीजिए एक आदेश को टालना नहीं था, ये जन्म था सत्याग्रह का, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। ये एक ऐसा हथियार था जिसे अंग्रेज समझ ही नहीं पाए। देखिए, अंग्रेज कानून के राज पर बड़ा गर्व करते थे। गांधी जी ने इसी बात को पकड़ लिया। उन्होंने शांति से अन्याय वाले कानून को तोड़ा और गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए। अब अंग्रेजों के पास दो ही रास्ते थे, या तो हजारों शांत लोगों को जेल में डालकर जालिम कहलाओ, या फिर अपना कानून बदलो। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां निहत्थे लोगों का सामना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से होता है। गांधी जी के बस एक बुलावे पर हजारों किसान उनके पीछे आकर खड़े हो गए। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हिंसा नहीं। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। हजारों लोग, पर एकदम शांत। उनकी ये खामोश और अनुशासित मौजूदगी ही अंग्रेज अधिकारियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। ये भीड़ की नहीं, बल्कि संकल्प की ताकत थी। और गांधी जी का ये जवाब कमाल का था। उन्होंने पूरी लड़ाई को एक नैतिक जमीन दे दी। उन्होंने कहा कि वो कानून नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि एक उससे भी बड़े कानून, अपनी अंतरात्मा की आवाज को मान रहे हैं। अब इस तर्क के सामने अंग्रेजों के पास भला क्या जवाब होता? और नतीजा ये हुआ कि अहिंसा का दबाव काम कर गया। ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। एक जांच समिति बनाई गई और आखिरकार वो जुल्मी तिनकठिया प्रथा खत्म कर दी गई। ये किसानों की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन देखिए, बात सिर्फ एक कानून बदलने की नहीं थी। इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा होने वाला था, कहीं ज्यादा स्थायी। ये साल था 1917, एक तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि यह पहली बार था जब भारत की धरती पर सत्याग्रह का इतना सफल प्रयोग हुआ था। और गांधी जी ने जो बात कही ना, वो इस पूरी लड़ाई का निचोड़ है। असली जीत नील की खेती से आजादी नहीं थी। नहीं, असली जीत थी लोगों के मन से अंग्रेजी हुकूमत के डर का हमेशा के लिए निकल जाना। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने भारतीयों को पहली बार अपनी ताकत का एहसास कराया। और यही एहसास आगे चलकर आजादी की लड़ाई की सबसे बड़ी ऊर्जा बना। सही मायनों में इसी जीत ने आने वाले 30 सालों के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा तैयार कर दिया। चंपारण एक तरह से एक लैब थी जहां सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा।
और यही मॉडल, यही तरीका, यानी पहले सच और तथ्यों को इकट्ठा करना, फिर अहिंसक विरोध करना और नैतिक दबाव बनाना, यही तरीका आगे चलकर दांडी मार्च से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर बड़े आंदोलन की बुनियाद बना। तो आखिर में एक सवाल उठता है, आज जब हम अपने चारों तरफ इतना संघर्ष और अन्याय देखते हैं, तो क्या चंपारण का यह सबक आज भी उतना ही मायने रखता है? क्या सत्य और अहिंसा आज भी बदलाव लाने के सबसे ताकतवर हथियार हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।